रिकंसिलेशन के हवाले से मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एक स्टेप है। इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ दहशतगर्द जो गिरोह हैं, कुछ लोग हैं जो कि कौमी धारे में शामिल हुए। आप तो चूंकि इन तमाम एरियाज में सर्व भी कर चुके हैं अपने रिटायरमेंट से पहले, तो मुझे ज़रा बताइएगा कि कितना ये एक अगर नफसियाती तौर पे देखा जाए, साइकोलॉजिकली देखा जाए कि जब ये लोग बंदूक उठाते हैं रियासत के खिलाफ, और फिर जब इनको एहसास होता है कि रियासत तो माँ जैसी है, और देखिए माँ होने का सबूत देती है रियासत के, बड़े दिल के साथ इनको वार्मली वेलकम किया जाता है कि चले ठीक है, इनको एहसास हुआ है कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, ये हथियार बंदूक को फेंकना चाहते हैं, तो रियासत भी माँ का सबूत देती है, बड़े दिल के साथ इनको गले लगाती है, इनको दोबारा मौका देती है, दोबारा इन पर एतमाद किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि दहशतगर्द उस टाइम पर जब हथियार फेंकता है तो क्या जो नफसियाती मराइल है जिनसे गुजरता होगा और दोबारा फिर कौमी धारे में शामिल होता है? जी डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और रईसानी साहब को भी मेरा बहुत सलाम। इट इज ऑलवेज अ प्लेयर इनके साथ बैठ के। इनके वाले साहब सिराज साहब की जो शहादत है उसको हम सैल्यूट करते हैं, और ये वो लहू है हमारे शोहदा का, चाहे वो जो पाकिस्तानी शोहदा का, जिनको क़यामत के दिन हमने जवाबदेही करनी है जी उन्होंने हमसे, कि जिस मुल्क के लिए, जिस सरजमीन के लिए हमने कुर्बानियां शहादतें की हैं, उसके लिए आपने किया क्या है। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्टेप। इनकी रूह भी सेटिस्फाइड होगी कि स्टेट इज मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, इंसर्जेंसीज में जब स्टेट के साथ लड़ते हैं इंसर्जेंट्स, तो न स्टेट जीतती है और न इंसर्जेंट जीतता है, जीतता कोई और है। देयर इज अ थर्ड पार्टी। बड़ी गहरी बात की आपने जी, जो आपको नजर नहीं आ रहा। दिस इज द फंडामेंटल थिंग। अब कुछ लोग हैं जो विटिंगली शामिल हो जाते हैं, कुछ अनविटिंगली शामिल हो जाते हैं, बट हैविंग सेड दैट, साइकोलॉजिकली देखे ना, उनको तो एक प्रोटेक्शन चाहिए। हर इंडिविजुअल को अपनी अपनी आइडेंटिटी चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, अपनी सोशल वेल बीइंग चाहिए, उसको रिकॉग्निशन भी चाहिए किसी ना किसी जगह पे। स्टेट बिल्कुल माँ की तरह होती है, बट स्टेट के जो इश्यूज हैं अगर फर्ज करें तो उनको भी एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। नेशनल एक्शन प्लान की अभी रईसानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। नेशनल एक्शन प्लान वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम बार बार गो बैक। देखिए, मिलिट्री फोर्सेस जो है, शहादतें भी हैं, कुर्बानियां भी, हम खुद रहे हैं फौज में। ये उनकी शहादतों को और कुर्बानियों को जो नेशनल विक्ट्री है ना, नेशनल विक्ट्री, वो सिर्फ सेटिस्फाई कर सकती है, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। जब वो हो जाएगी तो ये सारी कुर्बानियां बहुत छोटी लगेंगी, और इसी के लिए ये नेशनल विक्ट्री के लिए दी जाती है। अब हमें चाहिए ये कि अगर ये अभी लोग शामिल हुए हैं, वापस आए हैं, तो जिन अवामिल की वजह से ये गए थे, उन अवामिल को एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। देखिए, ये पहले भी आए, फिर चले गए, फिर वापस आए, उनको एड्रेस करना। मैं तो कहूंगा जिस रीजन में ये आए हैं, जिस इलाके से भी ये आए हैं ये लोग, जिन वजह, उसको मॉडल के तौर पे और चैलेंज के तौर पे ले लेना चाहिए, और अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर उसको एक मॉडल एरिया बना देना। देखिए ना, जितनी भी इनसिक्योरिटीज और इंस्टेबिलिटीज है ना, ये बैटलफील्ड में कम पैदा होती हैं, और इन द कॉरिडोर्स ऑफ बैड गवर्नेंस ज्यादा पैदा होती है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, उसका तदारुक करना जरूरी है जी। और मैं पॉलिटिकल लीडरशिप को सलाम पेश करता हूं, खासतौर पे बलोचिस्तान की, कि जिन्होंने ओनरशिप दी है। जब आप ओनरशिप वॉर को पॉलिटिकल साइड पे आ जाएगी, विच इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, तो आई थिंक दैट विल हैव मोर इफेक्ट। मिलिट्री 30 to 40% ऑफ रिस्पॉन्स होता है जी, ये याद रखिएगा, एंड दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स से इसको आगे लेके जाना है। जब ये पॉलिटिशियंस इन चीजों में आते हैं, आज आई वाज हैप्पी टू सी द चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द यंग एमएनए, जो आपके मेहमान भी बैठे हुए हैं। तो ऑनेस्टली बताऊं, एज अ मिलिट्री जनरल एंड एज मिलिट्री सोल्जर ऑफ पाकिस्तान, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ये हैं लोग जिन्होंने वॉर को आगे लड़ना है, एंड ऑफ कोर्स पूरा इदारा, पूरे कौम जो है वो इनके साथ खड़ी है। बलोचिस्तान जी पाकिस्तान है और पाकिस्तान बलोचिस्तान है, there's no doubt। बहुत प्यारी बात। जानिद साहब, इस पर अगर आपको कमेंट करना चाहें तो जरा कीजिएगा, फिर मैं जरा आगे बढ़ती हूँ। जी बिल्कुल। आई थिंक एज आई सेड, जब पॉलिटिकल ओनरशिप मिलती है, देखिए ना, ये सन ऑफ द सॉइल हैं जी, इनको एग्जैक्ट पता है कि कौन कौन सा इलाका, कौन से लोग, कौन सा मार्जिनलाइज्ड हुए हैं और वो शामिल हो रहे हैं, और कौन से इजी प्रे है फॉर दी फॉरेन एप्लीकेशन, जो साइकोलॉजिकल है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, ये जो कल्चरल वायलेंस की बात की है, एक्चुअली जो सिक्योरिटी भी है किसी मुल्क की भी, अगर जब हेजमोनिक स्टेट किसी छोटे मुल्क को खाती है या उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन करती है, तो सबसे पहले ही वो कल्चरल इन्वेजन करती है जी। उसके बाद वो जाके इकोनॉमिक एंटेंगलमेंट करती हैं, और थर्ड पे वो जाके इफ रिक्वायर्ड मिलिट्री एनिलेशन करती हैं। तो ऑफ कोर्स कल्चरली आपको अभी देखें ना, बलूचिस्तान के कल्चर को जिस तरीके से मसख किया गया है जी,
और इन टेररिस्ट ने जिस तरीके से खवातीन का वहां पे इस्तेमाल हुआ है, अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो भी डिसरप्टिव मूवमेंट्स में कन्वर्ट हो गई और आपने इसको एक्सप्लॉइट किया है जी। व्हाट हैपेंड इज कि जो बलोच का जो प्राइड है या जो बलोच का या जो एक उस रीजन का जो प्राइड है उसको आपने अंडरमाइन करने की कोशिश की है और उनको ये बताया गया कि आप हिट हो रहे हैं, आपको अंडरमाइन किया जा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। तो दिस इज अ ह्यूज स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन। तो इसकी कल्चरल प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन। आपके पास जितने मर्जी है न्यूक्लियर और जितनी मर्जी है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, इफ यू आर कल्चरली नॉट प्रोटेक्टेड तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। वो तब भी होगा जब हम बलूचिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के कल्चर को, इसकी हिफाजत करेंगे। और आई थिंक दिस इज अ पोलिटिकल एक्टिविटी और आई थिंक कि जब यहाँ के लोग, बलूचिस्तान का सोल्यूशन बलूचिस्तान के अंदर से ही निकलेगा। लेकिन कहने का मकसद है कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं हो सकता कि आपकी कंसिस्टेंसी ना हो, आप एक थोड़े अरसे के लिए एक वो चीजें करते रहे तो वो फिर आगे हम बढ़ नहीं सकते। चलें, पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जाना साहब डीजी ISPR ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आज तक ज़बान ज़द आम है। इतने घंटे गुजरने के बाद भी लोग उसी पे बात किए चले जा रहे हैं। PTI के लोग खासतौर पे अपने गम और गुस्से का इजहार करें क्योंकि कैटेगोरिकली अब मेरे ख्याल से स्टेट ने अपनी पोजीशन ली, रियासत ने भी कह दिया कि बस नो मोर, कि बहुत ज़्यादा रियासत के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, सिपा सलार के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता रहा और मेरे ख्याल से बर्दाश्त की हद होती है, आपको लाइन खींचनी पड़ती है। और अब कैटेगोरिकली जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया कि एक शख्स जो कि जहनी मरीज भी है, नार्सिसिस्ट भी है और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है, लेकिन उनके ये अल्फाज यूज करने की देर थी, इस्तेमाल करने की देर थी। तो सोशल मीडिया पे तो आपने देखा कि तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया जो कि एक्सपेक्टेड था कि किया जाएगा उस पार्टी की जानिब से। कैसे देख रहे हैं आप पूरे सिनेरियो को? और जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है, जहनी मरीज भी हो और साथ नार्सिसिस्ट भी हो कि खुद पसंदी का, नरगिसियत का शिकार हो, तो फिर ऐसे शख्स के साथ कैसे डील करेगी रियासत? देखिए डॉक्टर साहब, मैं किसी इंडिविजुअल को डिस्कस करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा जी। बात यह है कि देखता यह है कि जो भी ट्वीट जेल के अंदर से हुई और जिन हालात की वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट स्टेट पे क्या है। या पाकिस्तान आगे बढ़ा है या पाकिस्तान पीछे गया है? पाकिस्तान की डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई है या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कम हुई है? पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हुए हैं या वीक हुए हैं? पाकिस्तान के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हुए हैं या वीक हुए हैं? जो फोर्सेस ऑफ ऑर्डर हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग हो, जमात इस्लामी, जमीयत, कोई भी हो, मैं एज अ पाकिस्तानी चाहूंगा कि फोर्सेस ऑफ ऑर्डर मजबूत हो। लेकिन ये फोर्सेस ऑफ ऑर्डर को ये भी सोचना होगा कि इनकी लीडरशिप को एक रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली तो ये वो कहते हैं खुदकुश हमला अपने ऊपर ही आप करते हैं और फिर बुरद इल्जाम आप दूसरों को लगाते हैं। इफ वी विल नॉट रिस्पेक्ट हमारे इदारों को और इदारे रिस्पेक्ट पॉलिटिशियंस को नहीं करेंगे तो एक्चुअली पाकिस्तान कमजोर हुआ है। इन सारी चीजों में पाकिस्तान बहुत कमजोर हुआ है जी। और ऑफ कोर्स एक बॉइलिंग पॉइंट तक आप ले गए, आप डिफरेंट ट्वीट्स करते रहे, मुख्तलिफ चीजें करते रहे। किसी के आप पास में भी एग्जांपल्स, कमर बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, कभी कोई जानवर बन जाता तो कभी क्या कभी एक पेज पे होते थे। कहने का मकसद ये कि एज अ पाकिस्तानी आई वुड लाइक टू सी अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। मैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को ओनरशिप लेने की देखना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान की ओनरशिप लें, अपने ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करें। इसलिए तो ये जब हालात अंदर के पॉलिटिकल पोलर, जब तक पीस विद इन नहीं होगा डॉक्टर साहब, यू कांट अचीव पीस विदाउट। 100 फरारी छोड़ के 1000 फरारी आपके पास वेपन्स फेंकते रहे, लेकिन आपकी पोलराइजेशन की वजह से फिर हम वहीं। जना साहब एक सवाल है, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ जमाल। जना साहब एक सवाल ये है कि कुछ मानना था, जैसे कि PTI के कुछ लोग मेरे प्रोग्राम में जिन्होंने शिरकत की इसके बाद, तो जी DG ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं चाहिए थी, यानी रियासत अपना जवाब ना दे। आप सिपा सलार के हवाले से सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं, आपकी हमशीरा जो हैं वो बैठ के इंडियन चैनल को इंटरव्यू दें, मतलब अपनी किसी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जाता है, बड़ी बड़ी शख्सियात के हवाले से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, पिंक को रेड, रेड को मैरून करके दिखाया जाता है, इंडियन मीडिया को वो मंजन दिया जाता है, वो सारा दिन हमारे खिलाफ बेचते हैं अपनी स्क्रीन पर, किसी गलती का एहसास नहीं जी, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। फिर जब अगर आपको इदारे की तरफ से जवाब दिया जाता है तो जी इदारे ने जवाब क्यों दिया? देखिए, इदारा उसी वक्त जवाब देता है। हम इसमें 37 ईयर्स रहे हैं
इदारा उसी को जवाब देता है कि जब वो पानी कहते हैं ना सर से गुजर जाता है, बिल्कुल, बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। जब सर से गुजर जाता है तो वो जवाब देते हैं। दिस इज नॉट गुड। मैं इसको कोई वो बड़ी अच्छी चीज नहीं समझ रहा। देखें, आपस की इंटेंगलमेंट से किसको फायदा हो रहा है? हाँ। जैसे मैंने पहले इंसर्जेंट्स और फाइट स्टेट की बात की, वो दोनों नुकसान, तो ये फायदा, तो फिर आपको शक होता है, बल्कि यकीन हो जाता है कि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन ही है, लेकिन इदारों के पास 100% इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी चीज किधर से चली है, कहां से जा रही है। अच्छा, कुछ विटिंगली उसमें शामिल हो जाते हैं, कुछ अनविटिंगली, उनको पता नहीं होता कि वो उसी कैंपेन का हिस्सा हो जाते हैं। इस हाइब्रिड वॉर का सबसे जो चैलेंजिंग चीज है वो यही है कि इसका जब नुकसान आपको हो चुका होता है, आप इसमें इंटेंगल हो चुके थे, तो आपको तब पता चलता है हम तो हाइब्रिड का शिकार हो गए जी। और देखिए, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री। हिंदू जायनिज्म और ज्यूइश जायनिज्म की एप्लीकेशन पाकिस्तान पे हुई है। वी आर डिसअरेड स्टेट इन अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान को भी वो भी इम्प्लोजन की तरफ ले जाना चाहती है, पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ ले जाना चाहती है। तो आप उसको क्यों ब्रीडिंग ग्राउंड दे रहे हैं? लॉफेयर में, पॉलिटिक्स के और भी बड़े तरीके हैं। आप अपनी पॉपुलैरिटी का ये मतलब नहीं है पॉपुलरिज्म में कि आप स्टेट को वीक करें। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए, जब भी मैं तो कम से कम ये कहूंगा कि मेरे बारे में अगर कोई बात करता है तो उसके ऊपर कमेंट करने से पहले मैं अपना रिव्यू करूंगा, जिसमें मुझे मजहब भी मेरा यही कहता है कि यार शायद मेरे में कोई गलती हो। तो 90% जो हमारी भी लोगों से बात होती है वो अंदर से टेंशन में, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान से वो बहुत प्यार करते हैं ऑफ कोर्स, वो डिस्टर्ब है। बस पॉलिटिकल मजबूरियां होती हैं लोगों की, वो जो पॉपुलरिज्म के साथ जो वोट अटैच है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एक चीज याद रखिएगा डॉक्टर साहब, नो इंडिविजुअल, नो पार्टी इज बिगर देन द स्टेट। और अब ये नॉर्मल वो वाला स्टेट पास्ट वाली नहीं रही है कि जो अनफॉर्चुनेटली कंप्रोमाइज कर ली जाए। ये निब द इविल। जनरल साहब, अभी आपने आगाज में कहा था, आपने कहा कि मैं किसी शख्स के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। जाहिर बात है, अब उस शख्स के बारे में जब इदारा बात करेगा और कैटेगोरिकली बात की जा रही है, और मतलब पहली बार मैंने देखा कि बाकायदा उन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और यकीनी तौर पर इदारे ने बड़ा सोच समझ कर, वही बात कि पानी जब सर से गुजर जाता है और फिर आपको जवाब देना पड़ता है, कितनी बार आप बर्दाश्त करेंगे। जहनी मरीज का लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, नार्सिसिस्ट का इस्तेमाल किया गया, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब बड़ा सोच समझ कर, जारी बात है, इदारे की राय सामने आई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिर ऐसे लोगों के बारे में आपकी बतौर एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर क्या राय है कि जब ये कहा जाता है फौज बीमारी, इदारे बीमारी, लेकिन एनडीओ में नहीं जाना, जो एनडीओ में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाएगा वो गद्दार होगा। देखिए, इदारे हमेशा जी सबसर्विएंट रहता है पॉलिटिक्स के। अगर वो गद्दार होगा तो फिर कोर कमांडर पेशावर, तो फिर इसका मतलब है इनकी राय में तजाद है ना। कहते ये है कि फौज हमारी है, इदारे हमारे हैं, तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इदारा नहीं है क्या? देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गए हैं तो फिर जो कोर कमांडर पेशावर मुबारकबाद देने गए थे चीफ मिनिस्टर को, अपने पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर को, तो फिर इसका मतलब चीफ मिनिस्टर भी गद्दार हैं जो उनसे मिल रहे थे। ये वो देखिए, पाकिस्तान वीक होगा जी। दिस इज, ये स्पेशली वो लोग जो स्पॉयलर्स हैं और वो लोग जिनका पॉलिटिक्स से काम नहीं था, वो हमेशा लीडर्स के इर्द गिर्द भी ऐसा घेरा डाल देते हैं कि उसको माउफ कर देते हैं और उसी की ट्यून पे चलना चाहिए। जो भी पाकिस्तान की सियासत नहीं करेगा उसके साथ इदारा आज भी और 10 साल बाद भी यही करेगा। जो पाकिस्तान की सियासत करेगा इदारा आज भी और 10 साल बाद भी वही करेगा। वी आर इन द सीरियस वॉर डॉक्टर साहब। अभी देखें ना, जमाल साहब आपके पास बैठे हैं, इनको ले जाएं जरा बलोचिस्तान, वहां जाकर जरा 10 घंटे गुजारे, आपको पता चलेगा कि बलोचिस्तान में कितनी शोरिश है और हमें कैसे उस पे काबू लाना। अच्छा, फिर आप उस पे जब पोलराइजेशन होगी, जैसे मैंने कहा ना, जब तक पीस विद इन नहीं होगा, यू कांट अचीव पीस विदाउट। तो पोलराइजेशन होगी तो आप किस तरफ जा रहे हैं? आर यू हेल्पिंग द स्टेट, आर यू नॉट हेल्पिंग द स्टेट? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपको अपनी मैं को मारना होता है, और उसका नुकसान पॉलिटिक्स भी उठा रही है ना, डेमोक्रेसी भी उठा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है।